इधर पायल को केशव पार्टी के बाद अपने घर ले गया। इतने बड़े गोयल मेंशन में आज करण बिल्कुल अकेला था। राजेंद्र जी की बातों ने उसे इस कदर विचलित कर दिया कि उसका हॉस्पिटल से घर तक का सफ़र बड़ी मुश्किल से कटा। अपने पिता की सख्त चेतावनी सुन करण का सांस लेना दूभर हो रहा था। इधर अंकिता दिशांत की सगाई की पिक जो राज ने थोड़ी देर पहले उसके मोबाइल पर भेज दी थी, उसे देख उसकी आंखें तीव्रता से बह रही थी। ऊपर से राजेंद्र जी ने उसे हॉस्पिटल में अपने कदम न रखने और अंकिता से दूर रहने की जो सख्त हिदायत करण को दी थी, उसने करण के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया था। इस वक्त वो बुरी तरह हताश और बेचैन था। जैसे तैसे करण खुद के जज्बातों को काबू में कस कर घर पहुंचता है। अपने पापा की बातों को सोच सोच कर करण का दर्द सर से फटा जा रहा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर पहुंच अपने लिए कॉफ़ी बना ले या मेडिसिन ले ले। ऊपर से आज कोई सर्वेंट भी घर पर नहीं था जिससे वो अपने लिए कॉफ़ी बनवा ले। रात ज़्यादा होने से सारे सर्वेंट आउट हाउस में सोने चले गए थे। रूम में आते ही करण अपना लोअर टी शर्ट लेकर वॉशरूम में चला जाता है और सीधा ठंडे पानी का शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। ऊपर से ठंडे पानी की गिरती बूंदें और आँखों के रास्ते बहता गर्म जल दोनों मिलकर उसके दिल पर दोहरा वार कर रहे थे। ठंड और गर्म का ऐसा असर हुआ करण के बदन पर कि थोड़ी देर में ही पानी की वो ठंडी बौछारें उसे अपने बदन पर सुई की समान चुभने लगीं। वो दोनों हाथों को दीवार पर रख अपना सर नीचे की तरफ कर अधीरता से अपने होठों में बुदबुदाते हुए कहता है, देखिए अंकिता, क्या किस्मत पाई है मैंने। आपको एक आखिरी बार देखने की उम्मीद भी भगवान ने मुझसे छीन ली। सोचा था मम्मा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर दिशांत की परमिशन लेकर आपके साथ कुछ पल बिताऊंगा। आपसे जाते जाते अपने दिल के जज्बातों को शेयर करना था। हालांकि आंखें तो आप बखूबी पढ़ चुकी हैं मेरी, फिर भी जो मैंने आज तक आपके लिए महसूस किया उस पाक मोहब्बत को आपके साथ बांटना चाहता था। लेकिन देखिए, भगवान ने यहाँ भी मेरी किस्मत को बांध दिया। पापा की बातों ने ऐसी बेड़ियों में जकड़ दिया मुझे कि चाहते हुए भी अपनी हसरत पूरी नहीं कर पाऊँगा। मेरे दिल के सारे अरमान आज खत्म हो आंसुओं में विलीन हो गए। करण भावुक स्वर में कहता है, लव यू अंकिता, टिल माई लास्ट ब्रेथ। आप करण की सांसों में, उसकी रंग रंग में, उसकी रूह में, उसके हर वजूद में एक खूबसूरत और प्यारी यादों का सागर बन हर वक्त हिलोरे लेंगी। शरीर से बेशक आप मुझसे जुदा हो गई, लेकिन करण के दिल से आपको इंसान तो क्या, भगवान भी अलग नहीं कर पाएगा। जानता हूँ कुछ दिनों बाद आप किसी की बेहतर बन जाएंगी। ऐसे में आपकी छवि अपने दिल में रखना भी पाक है। लेकिन फिर भी करण यहाँ स्वार्थी बनकर ये पाप करेगा, लेकिन अपने भगवान से ये वादा करता हूँ कि सपने में भी आपकी छवि का करण गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरी नज़रों में कभी आपका गलत अक्स नहीं आएगा, बल्कि मेरा प्रेम आपके लिए राधा कृष्ण की तरह पवित्र और निश्चल रहेगा। क्योंकि मैंने कभी आपके शरीर की कामना नहीं की, बल्कि आपकी नेक रूह से दिल लगाया। इसलिए कभी आपका बदन मेरी निगाहों में नहीं उलझेगा, लेकिन आपकी रूह को करण अपनी आखिरी सांस तक अलग नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर दुनिया की नज़रों में ये पाप और गलती है, तो भी करण
ये पाप करेगा। अंकिता को याद करते ही करण की आंखों से बेहिसाब आंसू गिरने लगे। ठंडे पानी से उसका बदन कांपने लगा। वो शावर पॉइंट बंद कर अपने कपड़े पहन पानी की बोतल लेकर टेरेस पर जाकर खुली हवा में वहां रखे काउच पर लेट गया। आंखों के कोर अभी भी भीगे हुए थे। निस्तेज चेहरा और मन में उठ रहे अनगिनत उद्गारों का रेला। करण अपनी आंखों पर हाथ रख उस चांदनी रात की हल्की गुलाबी ठंड में यूं भावहीन सा लेट गया। इधर अंकिता दिशांत के साथ घर पहुंच बिना उससे कुछ बात किए सीधा अपने कमरे में चली गई। आज दिशांत की भी हिम्मत नहीं थी कि वो अंकिता को रोके। अर्जुन जी राज की बातों से पहले ही दोनों असहज महसूस कर रहे थे। पूरा रास्ता दोनों को खामोशी से गुजरा। ऊपर से दोनों के दिल में अपने अपने प्यार को खोने की व्याकुलता थी। हालांकि दिशांत की स्थिति अभी भी क्लियर नहीं थी। वो पायल और उसके रिश्ते को नहीं समझ पा रहा था, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जानबूझकर अक्षत के एहसानों के तले दबकर अपनी फीलिंग को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अपनी अपनी कस्म में उलझे दोनों अपने कमरे में आ गए। इधर शिद्दत ने करण की याद करने से अंकिता को बेहिसाब हिचकियाँ चालू हो गई। वो अपने गले को सहलाते हुए सोफे पर निढाल हो बेचैनी से कहती है, करण मत करिए, हमें इस कदर याद की हमारा जीना मुश्किल हो जाए। भूल जाइए अपने प्यार को करण, क्योंकि अब हम दिशांत के साथ एक नए रिश्ते में बंधकर आपसे हमेशा के लिए अलग हो गए। अब आपकी यादों को याद करना भी हमारे बस में नहीं। यदि हम पर से आपके प्यार की खुमारी नहीं उतरी तो हम लड्डू के साथ गलत करेंगे करण, उसका भरोसा तोड़ देंगे। और अब हम ये नहीं चाहते कि इस पवित्र रिश्ते की शुरुआत ही झूठ और अविश्वास पर टिक जाए। हमें अपनी यादों में दफन कर आगे बढ़ जाइए करण। जैसा अंकिता का हाल था कुछ ऐसा ही करण का हाल भी हो गया। यहाँ अंकिता के करण का नाम लेते ही छत पर लेटे हुए करण को अचानक से हिचकी आने लगी। दोनों का ही इस वक्त बुरा हाल था। दोनों की आंखें नम थी। दोनों ही अपने अपने अरमानों को हमेशा के लिए दिल में दफन कर बेचैन हो रहे थे। काफ़ी देर तक दोनों व्याकुल हो इधर से उधर करवटें बदलते रहे। रात के न जाने किस पहर में दोनों की नींद लगी। लेकिन जो कुछ भी था, आज दोनों का रिश्ता शायद हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गया। इधर दिशांत अपने कमरे में आकर चेंज कर बाहर बालकनी में चेयर पर लंबे पैर कर बैठा अपनी सोच में गुम था। रह रहकर उसके दिमाग में पायल का उसकी गोद में गिरना घूम रहा था। पायल की बदन की महकती खुशबू ने उसे बेचैन कर दिया था। खुली आंखों में भी उसके आगे पायल की तस्वीर घूम रही थी। पायल की लहराती जुल्फें, कचरारी गहरी बोलती आँखें, सुराहीदार गर्दन, सुर्ख होंठ, भरा कसावट लिया बदन, गोरे गालों पर हंसने थे पड़ते गहरे डिंपल बार बार उसकी आंखों में कौंध रहा था। वो ऊपर आसमान में देख फीकी हंसी हंस कर कहता है, प्रभु जी बहुत मज़ा आता है ना आपको मेरे नसीब से हर वक्त मजाक करके। हर चीज़ देर से क्यों लिखी आपने मेरी किस्मत में। माँ बाप का पता नहीं, लेकिन डैड और मॉम ने उनकी कमी पूरी कर दी। जिसे देख दिल की घंटी बजी, उससे पहले ही बेबी डॉल से रिश्ते में बांध दिया। कैसी विडंबना है कि न डैड को अपने दिल का हाल बता सकता हूँ, न बेबी डॉल को, न इस उड़न परी को। दिया सब कुछ आपने मुझे, लेकिन मनचाहा साथी नहीं लिखा मेरे नसीब में। बेबी डॉल को बचपन से एक दोस्त के
नज़रिए से देखा है। आज जीजू और बिग ब्रो की बातों से ही काँप गया। पता नहीं कैसे शादी के पवित्र बंधन को निभा पाऊंगा, कैसे मान रख पाऊंगा इस रिश्ते का, जानता नहीं क्या भविष्य होगा मेरा और अंकिता का, कैसे हम पति पत्नी का रिश्ता निभा पाएंगे। आज तो बातों से ही जब विचलित हो गए दोनों, तो कैसे एक दूसरे के करीब आएंगे, कैसे मैं पति बनकर बेबी डॉल को टच। ओह गॉड, एक ऐसी किस्मत लिखी है आपने मेरी। इंडिया आते ही किस दोराहे पर ले आई जिंदगी मुझे। यहाँ दिशांत अपनी उलझनों में उलझा हुआ था, वहाँ दूसरी तरफ आज पायल की नींद उड़ी हुई थी। एक तो नई जगह पर पहले उसे नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से दिशांत के प्यार का नया नया नशा सवार हो रहा था उस पर। उसकी आंखों में भी दिशांत की गहरी नसीली आंखों से उसे देखना और कमर पर उसकी सख्त हथेलियों का स्पर्श सोचते ही पायल के बदन में एक बड़ा फिर से रहन दौड़ गई। वो एक झटके से बेड से उस ड्रेसिंग के सामने खड़ी होती है और अपनी टी शर्ट को कमर की लेफ्ट साइड से हल्के से ऊंचा कर जैसे ही दूधिया रोशनी में देखती है, दिशांत की अंगुलियों की गहरी छाप अपनी कमर पर देख उसके गोरे गालों की रंगत और निखर गई। शर्मीली मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। वो दिशांत की दी हुई उन छापों पर प्यार से सहलाते हुए अपने आप से कहती है, परदेसी बाबू, आपने पहले दिन से ही मेरे दिल में हलचल मचा दी थी। मुझे तो ये रूमानी एहसास कभी पहले ही हो गया था, लेकिन आज आपकी नज़रों की बेचैनी और इस मादक छुअन ने मेरे दिल में जज्बातों को हवा दे दी है। प्रेम अगन दोनों तरफ बराबर है डॉक्टर साहब, लेकिन आप आसानी से मेरी मुट्ठी में नहीं आएंगे। लेकिन मैं भी जिद्दी किस्म की लड़की हूँ। जब तक आपको पा नहीं लूँगी चैन से नहीं बैठूँगी। मानती हूँ आपको अपने प्यार का एहसास कराने में बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन कोई नहीं, हम तैयार हैं। प्रेम में सब जायज़ है। भले ही करण भाई ने मुझे आपसे दूर रहने की चेतावनी दी है, लेकिन मैं अपने दिल और आपके लिए उमड़ते जज्बातों से मजबूर हूँ। सिर्फ सगाई हुई है आपकी उस डॉक्टर से, शादी नहीं, समझे आप? तो तैयार रहिए डॉक्टर साहब। अगर आपके दिल में पायल गोयल ने हलचल नहीं मचा दी तो मैं अपनी मम्मा की बेटी नहीं। साम दाम दंड भेद एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। और फिर मम्मा भी तो है मेरे साथ। भाई पापा बेशक मेरा साथ नहीं दें, लेकिन मम्मा वही करेंगी जो उनकी बेटी चाहेगी। वो अपनी कमर पर अंगुलियों को फिरा अपने होठों से लगा मुस्कुराती हुई बेड पर आकर लेट जाती है। इधर रागिनी और अर्जुन जी दोनों घर पहुंचते हैं। उनकी गाड़ी की आवाज़ सुन काव्या जी जल्दी से मेन गेट खोलती हैं और वो मुस्कुराकर दोनों की तरफ देखकर कहती हैं, अर्जुन कैसी रही पार्टी? अर्जुन जी अपने चिर परिचित अंदाज में कहते हैं, एकदम धांसू मॉम, खूब इंजॉय किया। वो उनके गले में हाथ डाल शांत लहजे में कहते हैं, सॉरी मॉम, सब साथ थे, वक्त का पता ही नहीं चला, लेट हो गए, आपको इतनी देर तक वेट करना पड़ा। काव्या जी हल्की मुस्कान लेकर कहती हैं, कोई बात नहीं बच्चों, वैसे ही तुझे मेरी बहू के साथ ढंग से टाइम बिताने का मौका नहीं मिलता। मैं खुश हूँ इस बहाने तुम दोनों ने आज एक साथ समय तो बिताया। अर्जुन कल तेरे पापा के साथ तुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए दिल्ली जाना है, जयपुर तक बाई रोड। उसके बाद 11 बजे की जयपुर से फ्लाइट है, तो बेटा थोड़ा जल्दी उठना। पापा ने 6 बजे का टाइम दिया है ड्राइवर को। अपनी मॉम की बात सुन अर्जुन जी की नज़र रागिनी की तरफ उठ गई।
काव्या जी अपने बेटे की नज़रों का पीछा कर रागिनी के उदास चेहरे को देख गंभीर आवाज़ में कहती हैं, राघु क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों? तबीयत ठीक नहीं क्या? रागिनी अर्जुन जी पर से नज़रें हटा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कहती है, मम्मा ठीक हूँ मैं, वो लेट हो गया ना इसलिए थक गई। आपको पता है ना मम्मा, मुझे जल्दी सोने की आदत है। काव्या जी उसका गाल छूकर कहती हैं, हाँ बेटा सॉरी, मैंने तुम्हें बातों में लगा दिया। जाओ बच्चों आराम करो अपने रूम में जाकर। अर्जुन बेटा अपना बैग अभी रेडी कर लेना, वरना तू एक आध चीज़ यहीं भूल जाएगा। और हाँ बच्चे, कुछ गर्म कपड़े एक्स्ट्रा रखना, तेरे पापा ने कहा है। अगर दिल्ली वाली मीटिंग टाइम से ख़त्म हो गई तो तुम्हें वहाँ से मनाली निकालना पड़ेगा। इस बार का ट्रिप थोड़ा लंबा और हेक्टिक रहेगा राघु इसका, तो बेटा अच्छे से सब सामान रखना इसका। रागिनी मुझे स्वर में कहती है, जी मम्मा गुड नाइट। इतना बोल अपनी नम आँखें लिए रूम में चली गई। रागिनी के जाते ही काव्या अर्जुन जी की तरफ हैरानी से देखती हैं। अर्जुन जी सोफे पर अपनी मम्मा का हाथ पकड़ बैठते हुए कहते हैं, मम्मा परेशान मत होइए, राघु ठीक है। काव्या जी बेचैनी से कहती हैं, अर्जुन मुझे बहलाने की कोशिश मत करो बच्चे, आज वो ठीक नहीं है, बहुत सब्र है। इस बच्ची में बहू नहीं, मैंने अपनी बच्ची माना है। इसका ये मतलब नहीं कि ये मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। भले ही इसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन इसका चेहरा देख समझ जाती हूँ कि इसके मन में क्या चल रहा है। बेटा इस ट्रिप पर से आ जा, फिर एक बार तुम दोनों किसी अच्छे गायनी को चेक करवा लो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं अर्जुन। ये तुम्हें यहाँ अजमेर में किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना तो कोई बात नहीं, जयपुर दिल्ली जहाँ मन चाहे तुम और रागिनी डॉक्टर को दिखा दो। अपनी जिद छोड़ दो अर्जुन। आरती नीलिमा के बच्चों को देख, रागिनी के मन में कितना तूफान चलता होगा, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। लंबा इंतजार हो गया है बच्चे उसका, ऊपर से तेरा आए दिन बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहना। बता अर्जुन वो कब तक सहन करेगी? अर्जुन जी अपनी माँ की बात सुन गंभीर लहजे में कहते हैं, मॉम मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है, न मैं चेकअप करवाऊंगा न रागिनी। अगर हमारी किस्मत में पेरेंट्स बनने का सुख लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो मम्मा हम अपनी ममता ऐसे बच्चे पर लुटाएंगे जिसके नसीब में माँ बाप का साया नहीं। अपने बच्चे को तो दुनिया अपना सरनेम देती है मॉम। मुझे खुशी होगी अगर हम उस बच्चे को अपना सरनेम दें, उसकी परवरिश करें, जिसे वास्तव में सच्चे प्यार की माँ बाप की ज़रूरत हो। और ये मेरा अटल फैसला है। रात बहुत हो गई है, मैं भी पैकिंग में रागिनी की हेल्प कर दूँ। आप भी जाकर आराम करो। जानती हो ना, जब तक आप रूम में नहीं जाएंगी पापा इधर उधर करवटें बदलते रहेंगे। काव्या अर्जुन जी की तरफ देख गहरी आवाज़ में कहती हैं, एक नंबर के जिद्दी हो तुम अर्जुन, बिल्कुल अपने पापा की कॉपी। जैसे उन्होंने दूसरे बच्चे के लिए मेरी नहीं सुनी, और वही रवैया तुम्हारा है। ये तुम्हारे पापा ने उस वक्त मुझे समझा होता तो शायद आज तुम्हारे भी भाई बहन होते। वो गुस्से से अर्जुन जी को देख कहती हैं, करो तुम अपनी जीत अर्जुन, लेकिन यदि एक लफ्ज भी तुमने मेरी बहू को कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबके साथ जैसे मस्त मौला रवैया रहता है ना तुम्हारा, वैसे ही आज की रात रखना। अगर रागिनी की आंखों में मुझे सुबह जरा भी सूनापन या आंसू दिखा तो तुम्हारी खैर नहीं। अर्जुन जी अपनी मॉम का हाथ पकड़ कर कहते हैं, मॉम आप भी अपनी बहू के आगे आज तक अपने बेटे को नहीं समझ पाई। उसका दर्द तकलीफ आपको दिखाई देती है, लेकिन मैं
किससे अपने दिल का हाल कहूँ, बताइए आप। बट डोंट वेरी, रागनी को कभी मैं गलती से भी हर्ट नहीं करूँगा। वो मेरी ज़िंदगी है मॉम। उसका ख्याल कैसे रखना है, कैसे खुश रहेगी वो, मैं देख लूँगा मॉम। आपकी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं आने दूँगा, प्रॉमिस। और हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, देखो प्रभु, मेरे घर में उल्टी गंगा बह रही है। एक माँ इतनी रात गई अपनी बहू की खातिर बेटे की क्लास लगा रही है। वाह क्या सीन है। धन्य है माते आप। इतना बोल अपनी मॉम के गालों को छूकर कहता है, गुड नाइट। आप जाकर अपने परमेश्वर को संभालिए, मैं अपनी देवी जी को देखता हूँ। काव्या जी अर्जुन जी का माथा चूम भावुक स्वर में कहती हैं, जाओ संभालो अपनी बीवी को। इतना बोल अपने कमरे में चली गई। इधर अर्जुन जी जब तक अपने रूम में पहुँचे, रागिनी ने फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज कर अर्जुन जी की ज़रूरत का सारा सामान निकाल साइड में रखे दीवान पर लगा दिया। उन्हीं कपड़ों से लेकर रोज़मर्रा की हर छोटी सी छोटी चीज़ करीने से वहाँ रखी थी। पास में ही ट्रॉली बैग रखा था। रागिनी वहीं सोफे पर बैठी अपना मोबाइल चला रही थी। अर्जुन जी रूम में आकर एक नज़र अपने सामान पर डाल रागिनी को देख अलमीरा की ओर बढ़ अपने नाइट ड्रेस लेने बढ़ते हैं कि रागिनी उन्हें देख खड़ी होकर सदी आवाज़ में कहती है, आपका लोअर टी शर्ट बाथरूम में रखा है, फ्रेश होकर एक बार सब चेक कर लीजिए। कुछ छूट गया हो तो बता दीजिएगा, फिर मैं पैकिंग कर दूंगी। अर्जुन जी रागिनी को देख शांत लहजे में कहते हैं, तुमने देख लिया ना राघु, तो सब ठीक है। मैं भूल जाता हूँ अपनी चीज़ें, लेकिन मेरी ज़िंदगी को सब याद रहता है। तुम पैकिंग करो, मैं बस अभी आया। इतना बोल जल्दी से वॉशरूम में चले गए। अर्जुन जी की बात सुन रागिनी की आंखें नम हो गई। वो अपने आप से कहती है, इतने अच्छे से मुझे जानते हैं तो फिर मम्मा और मेरी बातों को क्यों अनदेखा करते हैं। आए दिन टूर पर रहते हैं, मैं कैसे अकेले रहती हूँ। मेरा जी जानता है, मेरी मर्जी के बिना जब चाहे तब कहीं भी भेज देते हैं। कभी नहीं जाना था मुझे अपने मायके, लेकिन नहीं, राज के एक बार कहते ही हामी भर दी। सबकी खुशियों को सर झुकाकर पूरा करते हैं, लेकिन कभी अपनी खुशियों की तरफ ध्यान नहीं जाता इनका। भाभी और शीतल के सामने नहीं खुल पाती हूँ मैं। वो दोनों हर वक्त गुस्सा और चैंप की बातें करती हैं, जिससे मुझे अपनी कमी का एहसास होता है। सोचते हुए रागिनी की आंखों में इतनी देर से जब आंसू की बूंद गिरने को होती हैं, उससे पहले ही अर्जुन जी उसके करीब होकर रागिनी की उन आंसू भरी आंखों पर अपने होंठ रख देते हैं। अपनी सोच में गुम रागिनी उन बातों से इस कदर विचलित हो गई कि इतनी देर से उसने जिन आंसुओं को अपनी आंखों में रोक रखा था, वो अब आंखों से रास्ता बना बाहर आने को आतुर हो उठे। रागिनी के रुखसार पर वो मोती गिरते उससे पहले ही अर्जुन जी ने उन बूंदों को अपने होठों से पी लिया। आज इतने दिन बाद अर्जुन जी का प्रेम भरा स्पर्श पाकर रागिनी की आंखें बंद हो गई। वहीं अर्जुन जी भी आज अपने दिल की बेचैनी को रागिनी के करीब से शांत करना चाहते थे। उनके हाथ मधोसी से अपनी पत्नी की कमर पर लिपट गए। काफ़ी देर तक रागिनी के सुर्ख होठों को अर्जुन जी ने अपनी गिरफ्त में जकड़े रखा और वो बड़ी तसल्ली से रागिनी की होठों को चूम रहे थे। आज उन पर भी बहुत दिनों बाद इस तरह की खुमारी चढ़ी थी। जब काफ़ी देर तक अर्जुन जी ने रागिनी को नहीं छोड़ा तो धीरे धीरे उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसकी पकड़ उनके हाथ पर कसने लगी। अर्जुन जी अपनी आंखें खोल रागिनी की तरफ पलकें उठा देखते हैं। उसकी आंखों से बहते आंसू देख वो बेचैन हो उठे।
अर्जुन जी उसके होठों को आज़ाद कर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर कर गहरी आवाज़ में कहते हैं, क्या बात है राघु, इतनी नाराज़ हो मुझसे कि आज तुम मेरे स्पर्श को भी महसूस करना नहीं चाहती। अर्जुन जी की बात सुन रागिनी अपनी भरी आंखों से विचलित हो उनकी तरफ देखती है। अर्जुन जी उसकी आंखों में देख गहरी आवाज़ में कहते हैं, सही कह रहा हूँ रागिनी, जब हम एक दूसरे के करीब हैं तो हमारे बीच आंसुओं की कोई जगह नहीं होनी थी, लेकिन तुम्हें देख आज एहसास हुआ मुझे कि मेरे इतने सालों के प्यार पर तुम्हारा दर्द और हसरत हावी हो गया। तुम्हारे दर्द बेचैनी हसरत के आगे अर्जुन का प्यार छोटा पड़ गया यार। राघु आज सही मायने में मैं चारों तरफ से हार गया, ना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर पाया, ना अपने घर के वंश को आगे हमेशा मस्त मौला रहने वाले। अर्जुन जी की आवाज़ पहली बार बोलते हुए भारी होने लगी। वो अपनी आंखें बंद कर लंबी सांस लेते हैं और रागिनी के आंसू पोंछ उसके माथे पर प्रेम अंकित कर गालों को थपथपाते हुए कहते हैं, जाओ राघु, टाइम से सो जाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मैं बाद में बैग पैक कर लूँगा, आओ पहले तुम्हें सुला दूँ। इतना बोल रागिनी को बेड पर लेटा खुद उसके सिराहने बैठ उसके बालों में अंगुलियां चलाने लगे। अर्जुन का अपने प्रति इतना निश्चल प्रेम देख उनके अनकहे दर्द को महसूस करते ही रागिनी की सिसकियां तेज हो गई। वो झटके से बेड से उठ अर्जुन की कमर से लिपट बुरी तरह फपक उठी। रागिनी को इतना बेचैन और यूं बच्चे जैसे रोते देख अर्जुन जी आधीरता से कहते हैं, राघु प्लीज यार, इस तरह से मत टूटो। यदि तुम ऐसे बिखरोगी तो मैं कैसे कल पापा के साथ जा पाऊंगा। तुम आज तक मेरी हिम्मत बनी हो। इतने सालों में आज तक हमारे बीच कभी किसी बात को लेकर कहा सुनी तो छोड़ो, एक पल मन मुटाव नहीं हुआ, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना रो रही हो। मैंने सिर्फ तुम्हें कुछ दिनों के लिए अग्रवाल हाउस जाने को कहा है। वो तुम्हारी जन्मभूमि है राघु। लड़कियां तो अपने मायके जाने को बेताब रहती हैं, लेकिन तुम तो पार्टी की बात से ही विचलित लग रही हो। जब तक अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करोगी, कैसे तुम्हारी बेचैनी मुझे पता चलेगी।